छतरपुरा नामक नगर में चूड़ामणि नाम का एक व्यापारी रहता था। उसका हीरो का व्यापार था, लेकिन कुछ समय से उसका व्यापार ठप हो जाने के कारण वह बहुत दुखी था। एक दिन वह अपने मित्र से बतलाते हुए कह रहा था, मेरा तो व्यापार ठप हो गया है। अब मैं ऐसा क्या करूं कि व्यापार में फिर से बढ़ोतरी हो। अब तुम कर ही क्या सकते हो? मेरी मानो तो यहाँ से कहीं दूर देश जाकर व्यापार करो, तभी मुनाफा होगा। ये क्या कहते हो मित्र, अपना नगर छोड़कर कहीं दूर जाकर व्यापार करूं और वहाँ भी घाटा हुआ तो मैं तो कहीं का नहीं बचूंगा। ऐसा कुछ न होगा, यह नगर छोटा है, बड़े नगर में बड़े मुनाफे होते हैं। मैं भी इसी हफ्ते शहर जा रहा हूँ और हो सकेगा तो परिवार सहित वहीं बस जाऊंगा। बड़े नगर धनी होते हैं, वहाँ किसी चीज की कमी जो तुम्हारा घाटा होगा। कहते तो ठीक हो, मैं भी अब बड़े नगर जाने का सोचूंगा। तुम किस शहर जा रहे हो? मैं तो दिल्ली शहर जाऊंगा। तुम तो बड़े शहरों और नगरों के बारे में जानते हो, तो मुझे भी बताओ, मुझे किस नगर में जाना चाहिए? मेरी मानो तो तुम सुंदरगढ़ जाओ, वहाँ तुम्हारा अच्छा मुनाफा होगा। सलाह देने के लिए धन्यवाद मित्र। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। ठीक है मित्र, मैं भी चलता हूँ। अगली ही सुबह चूड़ामणि ने अपने व्यापार का सामान समेटा और व्यापार करने के लिए सुंदरगढ़ की तरफ निकल गया। मृणाल सिंह की कही हुई बात सच हुई। चूड़ामणि ने वहाँ बहुत तरक्की की और एक सफल व्यापारी बन गया। कई वर्षों बाद जब वह एक धनी व्यापारी बन गया तो उसके मन में ख्याल आया, मित्र मृणाल सिंह ने बिल्कुल सही कहा था, बड़े नगर में बड़े मुनाफे होते हैं। अगर उसने मुझे नगर आने की सलाह न दी होती तो आज मैं इतना धनवान न होता। मृणाल सिंह तो अपने नगर में नहीं होगा, किंतु अपने नगर जाता हूँ, वहाँ की याद भी आ रही है। वहाँ घूम टहल कर वापस लौट आऊंगा। यह सोचकर चूड़ामणि ने अपनी पोटली में कुछ असरफियां इकट्ठा की और अपने नगर वापस लौटने के लिए तैयारी करने लगा। वह अपने नगर छतरपुरा के लिए निकला तो उसे चलते चलते काफी देर हो गई थी। मेरे पास बहुत सी असरफियां हैं और यहाँ ठग भी बहुत रहते हैं, तभी तो इसे ठगों का शहर कहा जाता है। कोई सराय ढूंढकर यहीं रुक जाता हूँ। चलते चलते शाम भी होने वाली है। फिर वह चलते चलते एक सराय के सामने रुका तो सोचने लगा, यह एक अच्छा सराय मालूम पड़ता है। यहीं रुककर रात गुजार लेता हूँ। सुबह फिर से अपने नगर के लिए निकलूंगा। जब वह रात में ठहरने के लिए सराय पहुंचा तो वहाँ पर कई लोग थे। एक देवनाथ नाम का व्यक्ति था। वह चूड़ामणि को देखकर सोचने लगा, यह व्यक्ति कोई व्यापारी लगता है, क्यों ना इसे ही ठगा जाए। किंतु इसे कैसे ठगूं? चलकर इससे बात करता हूँ, तभी इसका पता चलेगा। वह आगे आकर चूड़ामणि से बोला, अरे भाई, कहाँ से आ रहे हो? क्या कोई व्यापारी हो और कहाँ जाना है तुम्हें? मैं छतरपुर नगर जा रहा हूँ और मैं एक व्यापारी हूँ। अरे वाह, क्या बात है। मैं भी छतरपुर जा रहा हूँ और मैं भी एक व्यापारी हूँ। मेरा नाम देवनाथ है। जब हम दोनों एक ही जगह जा रहे हैं तो क्यों ना हम साथ चलें। वैसे भी कहते हैं एक से भले दो, बातें करते करते चलेंगे तो सफर आसानी से कट जाएगा। जी बिल्कुल ठीक है, मैं अपने परिवार व रिश्तेदारों से मिलने जा रहा हूँ। सुना है आजकल के लुटेरे ठग अकेले चलने वाले मुसाफिर व्यापारियों को देखकर ठग लेते हैं। बस इसीलिए मैंने तुम्हारे सामने यह प्रस्ताव रखा। दोनों एक साथ चलेंगे तो एक दूसरे का सहारा रहेंगे। ठीक है भाई, कल हम साथ में ही छतरपुर चलेंगे। ठगों का डर तो मुझे भी है। होते ही दोनों छतरपुरा के लिए निकल पड़े।
वैसे भाई तुम व्यापारी हो तो तुम्हारे पास असरफियाँ भी होंगी। वैसे मेरे पास भी असरफियाँ हैं, मैंने इसीलिए पूछा। हाँ, असरफियाँ हैं मेरे पास। तो कितनी असरफियाँ हैं तुम्हारे पास, ताकि खाना खर्चा बचा बचा कर करें। मेरे पास 400 असरफियाँ हैं। बाहर से आने वाले व्यापारियों के लिए नगर छतरपुरा में कर का भुगतान करना पड़ता था। देवनाथ ने चूड़ामणि से कहा, भाई हम दोनों ही अपनी मेहनत की पाई पाई जोड़कर लाए हैं। अगर हम दोनों ही अपने आप को व्यापारी बताएंगे तो दोनों को ये कर भरना पड़ेगा। तुम्हें प्रवेश नहीं कर सकते। तुम तो राजा के पक्ष में ही बात करोगे। तुमसे ज्यादा तो मैं राजा के बारे में जानता हूँ। वो व्यापारियों के मेहनत की कमाई कर के रूप में लेकर लूट रहे हैं। खबरदार, आपने महाराज के खिलाफ और बोला तो आपके लिए ठीक नहीं होगा। अरे भाई माफ करो, भाई भर दो कर, वह तो भरना ही है। इतनी सारी बहस के बाद देवनाथ ने कर भरा और नगर में प्रवेश कर गए। नगर में रहने के लिए ना तो देवनाथ के पास कोई स्थान था और ना ही चूड़ामणि के पास। अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए जब चूड़ामणि उस नगर को छोड़कर गया था तो उसने अपना घर भी बेच दिया था, इसीलिए उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। तो दोनों ने यह तय किया कि क्यों ना वे एक सराय खोजकर वहीं रहें, और दोनों ने ऐसा ही किया। सराय के एक कक्ष में दोनों ने अपना सामान रखा। देवनाथ ने अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले और चूड़ामणि की तरफ इशारा करते हुए कहा, लो यह रख लो, यह तुम्हारी तनख्वाह है। यह क्या कह रहे हो भाई, कैसी तनख्वाह? अरे भाई तुम मेरे नौकर जो हो। अच्छा मजाक कर लेते हो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे होशो हवास में बात कर रहा हूँ। देवनाथ की ऐसी उटपटांग बातें सुनकर चूड़ामणि सोचने लगा, लगता है देवनाथ भाई मेरे साथ नहीं रहना चाहते। मैं जाकर सराय के लिए और कमरा देख लेता हूँ। यह सोचकर वह अपनी थैली उठाकर दूसरे कक्ष में जाने लगा तो उसे रोकते हुए देवनाथ ने कहा, ये मेरी थैली लेकर तुम कहाँ जा रहे हो? अरे भाई क्या हो गया है तुम्हें? तुम तो अच्छे से जानते हो यह पोटली मेरी है। मेरी बिल्ली मुझी से मैं आऊँ, मेरा नौकर होकर मुझी से आकर दिखाता है। यह देवनाथ को क्या हो गया है? इतना सारा शोर शराबा सुनकर सराय के सभी लोग उसके कमरे में आ गए। देवनाथ उन्हें चीख चीख कर बताने लगा, सुनो सुनो भाइयों, यह मेरा नौकर है और ये मेरे सामान को अपना सामान बता रहा है और मेरी असरफियों को अपनी असरफियाँ बता रहा है। मैं इसका नौकर नहीं हूँ, ये एक ठग है और मुझे नौकर बताकर मेरी सालों की कमाई हड़पना चाहता है। झगड़ा अधिक बढ़ जाने के कारण उन दोनों को नगर के ही एक सरपंच के पास ले जाया गया। वहाँ पहुंचकर सरपंच जी ने कहा, किसी फैसले पर जाने से पहले मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस थैली में कितनी असरफियाँ हैं। सरपंच जी मैं बताता हूँ। सरपंच जी मैं बताता हूँ कि पोटली में कितनी असरफियाँ हैं। मैं तुम दोनों से अलग अलग अकेले में मालूम करता हूँ कि थैली में कितनी असरफियाँ हैं। उन लोगों से यह कहकर सरपंच जी सोचने लगे, थैली का असली मालिक जो होगा वही सही असरफियाँ बता पाएगा, दूसरा नहीं। सरपंच जी ने दोनों को अलग अलग ले जाकर असरफियाँ मालूम की तो दोनों ने बिल्कुल सही असरफियाँ बताई, क्योंकि देवनाथ ने चालाकी से चूड़ामणि से उसकी असरफियाँ पूछ ली थी। सरपंच जी ने अपने नौकर रामू से कहा, रामू थैली खोलकर असरफियाँ गिनो और बताओ। सरपंच जी इस थैली में 400 असरफियाँ हैं। अगर तुम दोनों के पास कोई सबूत व गवाह हो तो पेश करो, जिससे उचित न्याय किया जा सके। सुंदरगढ़ तो यहाँ से बहुत दूर है, इतनी दूर से मैं कोई सबूत या गवाह भला कैसे लाऊंगा? और छतरपुर में मेरे रिश्तेदार और मित्र तो हैं,
लेकिन मैं उन्हें ये कैसे बताऊंगा कि मेरे पास 400 असरफियां हैं जो मैं कमा कर लाया हूँ। सरपंच जी, इस नगर में प्रवेश करते समय मैंने राजा के कर के रूप में 10 असरफियां अदा की थी। नगर के मुख्य द्वार पर तैनात कर अधिकारी सैनिक से मेरी सच्चाई जान सकते हैं कि कौन मालिक है और कौन नौकर। रामू, जाओ, जाकर उस सैनिक को बुला लाओ। सरपंच जी का आदेश पाते ही उनका नौकर रामू तुरंत सैनिक को वहाँ बुला लाया। तुम इन दोनों को जानते हो कि इनमें से मालिक कौन है और नौकर कौन? जी सरपंच जी, क्यों नहीं, यह व्यक्ति मालिक है और यह नौकर। तुम्हें यकीन है कि जो तुम कह रहे हो वह सच है? जी, मैं जो कह रहा हूँ वह बिल्कुल सच है। अब शक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी। सबको लगा था कि सरपंच जी अभी देवनाथ के हक में फैसला सुना देंगे। ऐसा माहौल देखकर चूड़ामणि सोचने लगा, अपनी मेहनत की कमाई को हाथ से कैसे जाने दे सकता हूँ, लेकिन असरफियाँ तो फिर से कमा सकता हूँ। लेकिन अगर सरपंच जी ने मुझे धोखाधड़ी के जुर्म में राजा के दरबार पहुंचाकर कारागार में डलवा दिया तो मेरी इज्जत कहीं की नहीं रह जाएगी। हे ईश्वर, मेरी मदद करो। एक बार फिर से चूड़ामणि ने अपनी सफाई में सरपंच जी से कहा, सरपंच जी, यह व्यक्ति कोई व्यापारी नहीं बल्कि एक साते ठग है। तुमने यह बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? नगर में बिना कर चुकाए प्रवेश करना जुर्म है, इसीलिए डर के मारे यह बात मैंने नहीं बताई। सरपंच जी, यह आपको झूठ बता रहा है, यह झूठा है। मैं इस मामले का फैसला कल करूंगा, लेकिन अभी देवनाथ ही इन असरफियों का मालिक लगता है, तो फिलहाल असरफियां देवनाथ के पास ही रहेंगी। परंतु दोनों को कहीं बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। दोनों सराय के अंदर अपने अपने कक्ष में ही रहेंगे। वहाँ से सभी लोग अपने अपने घर चले गए। देवनाथ और चूड़ामणि भी सराय लौट आए। दोनों अलग अलग कक्ष में थे। अपने कक्ष में खड़ा चूड़ामणि सोच रहा था, मुझे अपनी मेहनत और ईश्वर पर पूरा भरोसा है। कल अवश्य ही मेरी असरफियां मुझे मिल जाएंगी और वो ठग पकड़ा जाएगा। यह सोचकर वह बिस्तर पर लेटा और गहरी नींद में सो गया। लेकिन देवनाथ अभी सोया नहीं था। उसे पैरों की कुछ आहट सुनाई दी तो उसने देखा उसके सामने सरपंच जी खड़े हैं। अरे सरपंच जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं इस वक्त बहुत जरूरी काम से तुम्हारे पास आया हूँ। आप आदेश कीजिए सरपंच जी। थोड़ी देर पहले चूड़ामणि मेरे पास आया था। वह कह रहा था कि अगर मैं उसके पक्ष में फैसला सुना दूंगा तो वह इस थैली में से मुझे 100 असरफियां देगा। तो आपने क्या जवाब दिया? मुझे जो कहना था वो तो मैंने कह दिया। तुम अपना बताओ, मैं तो कल अपना फैसला सुना ही दूंगा। सरपंच जी की ये बात सुनकर देवनाथ घबरा गया और मन ही मन सोचने लगा, लगता है सरपंच जी के मन में लालच आ गया है, तभी तो आज का फैसला कल पर छोड़ दिया। अगर इन्होंने चूड़ामणि के पक्ष में फैसला सुना दिया तो मैं इतने दिनों से जो षड्यंत्र बना रहा हूँ वह बेकार हो जाएगा और सजा अलग से मिलेगी। 200 असरफियाँ दे दी तो मेरे पास 200 असरफियाँ तो बचेंगी ही। यह सोचकर उसने सरपंच जी से कहा, सरपंच जी, अगर वो आपको 100 असरफियाँ देता है तो मैं आपको 200 असरफियाँ देता हूँ, लेकिन फैसला मेरे ही हक में होना चाहिए। ठीक है, तुम मेरे हिस्से की असरफियाँ मुझे दे दो। फिर सरपंच जी वहाँ से चले गए और देवनाथ भी निश्चित होकर सो गया। अगली सुबह फिर से सरपंच जी ने न्याय करने के लिए सभी को बुलाया। देवनाथ, चलो तुम सबके सामने अपनी असरफियाँ गिनकर दिखाओ। सरपंच जी, ऐसा आदेश क्यों दे रहे हैं? किस सोच में डूबे हो देवनाथ? अपनी पोटली से असरफियाँ गिनकर दिखाओ। सरपंच जी की ऐसी बातें सुनकर देवनाथ बहुत डर गया और सोचने लगा, मेरी थैली में तो सिर्फ 200 असरफियाँ ही हैं। अगर मैं ये कहूँगा कि 200 असरफियाँ सरपंच जी को रिश्वत दे दी तो मैं बुरा फंस जाऊँगा।
देवनाथ, रामू की पोटली लेकर उसमें से असरफियां गिनो। रामू ने तुरंत पोटली ली और सारी असरफियां गिनकर बताते हुए कहा, सरपंच जी, इस पोटली में 2000 असरफियां हैं। बाकी की असरफियां कहाँ हैं देवनाथ? लगता है तुम जवाब देने की हालत में नहीं हो। मैं बताता हूँ कि बाकी की असरफियां कहाँ हैं। वो बाकी की असरफियां मेरे पास हैं। सरपंच जी ने देवनाथ की तरफ इशारा करते हुए कहा, पकड़ लो इस धोखेबाज ठग को, बहुत चालाक बनता था ये। वहाँ पर खड़े लोगों को यह नहीं समझ आ रहा था कि अचानक देवनाथ अपराधी कैसे साबित हो गया। तो सरपंच जी ने उन्हें बताया, मैं कल रात को चूड़ामणि के कमरे में गया था तो वो सो रहा था। मैंने उसे जगाकर पूछा, मुझे तुमसे कुछ सौदा करना है, मैं तुम्हें असरफियां दिला सकता हूँ। तो उसने कहा, मैं एक भी असरफियां नहीं दूंगा। मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा है। मेरे साथ जो हुआ है वह मेरे झूठ बोलने व कर न देने का नतीजा है। मैं रिश्वत देकर एक और जुर्म नहीं करूंगा। आगे बताते हुए सरपंच जी ने कहा, और जब मैं देवनाथ के कक्ष में गया और इससे भी यही बात कहा तो यह 200 असरफियां देने के लिए तैयार हो गया। यही इसके षड्यंत्र का सबूत है। मेरा फैसला यह है कि चूड़ामणि की असरफियां उसे लौटा दी जाएं। वही इसका असली मालिक है। इसे सारी असरफियां दे दी जाएं और देवनाथ को सैनिकों द्वारा राज दरबार भेज दिया जाए, जिसे वहां कारागार में डाल दिया जाएगा। सरपंच जी के इस आदेश को सुनकर देवनाथ का चेहरा मुरझा गया और चूड़ामणि प्रसन्न हो गया। चूड़ामणि को उसकी सारी असरफियां मिल गई और देवनाथ को राज दरबार भेज दिया गया, जहां उसे कारागार में डालना था।